नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एग्रीकल्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे खाद देना यानी मैन्योरिंग यानी खाद देना। खाद देना किसे कहते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं जिसे हम खाद के रूप में देते हैं, खादें कितने प्रकार की होती हैं और खाद देने के नियम क्या है, खाद देने का समय क्या है और खाद देने का तरीका कैसा है, और जो खादों का मिश्रण होता है जो हम खादों को मिला के देते हैं, क्या हमें खादों को मिला के देना चाहिए या नहीं मिला के देना चाहिए, या फिर ऐसी कौन कौन सी खादें हैं जिन्हें हम मिला के दे सकते हैं और कौन कौन सी खादें हैं जिन्हें हम मिला के नहीं दे सकते हैं। आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, तो आप लोग वीडियो में जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो खाद यानी पहले खाद क्या होता है। खाद एक ऐसा पदार्थ होता है जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे पौधे क्या होता है अपना वृद्धि और विकास सुचारू रूप से कर सकते हैं। पौधों को हम खाद जो है जमीन में देते हैं या फिर हम इस पर खाद का पड़ी छिड़काव या फिर क्या करते हैं फोलियर स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो खाद क्या होता है, खाद एक सब्सटेंस होता है जो कि क्या होता है पौधों की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। खादों के न मिलने पर पौधा अपना वृद्धि विकास पर्याप्त रूप में नहीं कर पाता है, जिससे क्या है उसमें फल छोटे और कमजोर बनते हैं, जिसकी गुणवत्ता भी कम होती है। तो क्या है, फलों की अच्छी गुणवत्ता बनने के लिए, उसमें अच्छा सीड बनने के लिए, उसका जो क्वालिटी है मेंटेन रहने के लिए हम क्या करते हैं अच्छी मात्रा में और ठीक जो उसके लिए खाद होती है उसको हम देते हैं, ठीक है। तो खाद क्या होती है, खाद वह किस्म कौन सा फल है, तो हम लोग पढ़ेंगे फलों के बारे में, कौन कौन सी खाद देते हैं, कैसे देते हैं मुख्य रूप से। तो फलों में क्या है कि किस फल में कौन सी खाद दी जाती है, किस भूमि में कौन सी खाद दी जाती है, तापमान कैसा है, वहाँ पर कौन सी खाद सुटेबल हो, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की पानी की दशा कैसी है, इन सबको ध्यान में रखकर हम वहाँ पर खाद देते हैं। तो हम बात करेंगे खाद यानी खाद क्या है कि ऐसे कौन से पोषक तत्व होते हैं जो कि हम खाद के रूप में देते हैं। तो पोषक तत्वों में क्या है, कुछ पोषक तत्व होते हैं जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं, कुछ कहते हैं मेजर एलिमेंट यानी मुख्य पोषक तत्व मुख्य, और दूसरा क्या है माइनर एलिमेंट या फिर ट्रेस एलिमेंट, जिसको बोलते हैं गौण तत्व। मुख्य और गौण को केवल इसलिए नहीं बांटा गया है कि इनकी आवश्यकता होती है, इनकी आवश्यकता नहीं होती है। इनको बांटा केवल इसलिए गया है क्योंकि मुख्य का मतलब क्या है, इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, और गौण का मतलब क्या है, इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो मुख्य पोषक तत्वों में क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अगला क्या है NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। पहला क्या था CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, कैल्शियम मैग्नीशियम और इसमें आयरन है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, कैल्शियम मैग्नीशियम और आयरन फलों में ये क्या होते हैं, ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो कि फलों में मुख्य रूप से आवश्यकता होते हैं। मुख्य में क्या था, अगला क्या है गौण तत्व। गौण यानी इसे बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट या फिर माइनर एलिमेंट। इसको ट्रेस या माइनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी पौधों में कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ट्रेस का मतलब या माइनर का मतलब केवल ये नहीं है कि इसकी पौधों में बिना आवश्यकता के ही मतलब इसको रखा गया है, इसकी आवश्यकता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन तत्वों की मात्रा नहीं मिल पाएगी पौधों को, पौधों का जो वृद्धि विकास है उसमें फल बनते हैं वो उच्च क्वालिटी के नहीं बन पाएंगे, उसकी क्वालिटी में कमी आ जाएगी। तो जो गौण तत्व या फिर ट्रेस एलिमेंट या फिर माइनर एलिमेंट है, उन एलिमेंटों में क्या आ जाते हैं, जिंक हो गया, कापर हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, और एक आता है मॉलिब्डेनम हो गया, सोडियम हो गया, वेनेडियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। ये सब क्या है, ये सब ट्रेस एलिमेंट है जिसकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे क्या है जिंक, कापर, मैग्नीज, बोरान, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम और कापर, सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन इत्यादि हैं और भी हैं।
इनकी क्या है, बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे ट्रेस एलिमेंट कहा गया है। ठीक है, अब क्या है, खादों का प्रकार है। ठीक है, इसे देखो, हमारे भारत में क्या है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन्हीं की कमी पाई जाती है। तो मुख्य रूप से इन्हीं फर्टिलाइजर का प्रयोग हमारे यहाँ अधिकतर होता है। बाकी जो ट्रेस एलिमेंट है ये हमारी भूमि में पहले से ही पाए जाते हैं, या फिर हम लोग इसको कंपोस्ट में देते हैं, उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर, यानी खादों का वर्गीकरण। खादों को जो हम पढ़ेंगे वर्गीकरण, उसको हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, नेचुरल मैन्योर यानी प्राकृतिक खाद। दूसरा पढ़ेंगे हम आर्टिफिशियल मैन्योर यानी बनावटी खाद, या फिर उसको हम उर्वरक बोलते हैं। प्राकृतिक खाद में क्या होता है, वह खाद क्या आता है जो हमारे घर पे तैयार होती है, जीव जंतुओं से सड़े गले हमारे पदार्थ होते हैं, घर पे होते हैं, जो गोबर होता है, जो पशुओं का वेस्ट होता है, उन सब से जो खाद बनती है उसे बोलते हैं प्राकृतिक खाद। इन खाद में क्या होता है, जितने भी हमारे तत्व होते हैं कुछ ना कुछ मात्रा में सब मौजूद होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक खाद। इसमें क्या आती है, गोबर की खाद आ जाती है, इसके हम बोलते हैं FIM, फार्म यार्ड मैन्योर। गोबर की खाद हो गई, कंपोस्ट खाद हो गई। इन सब में क्या होता है, जो सभी एलिमेंट होते हैं वो पाए जाते हैं। अगला क्या है, आर्टिफिशियल मैन्योर, इसको बोलते हैं बनावटी खाद या फिर उर्वरक। ये क्या होती है, उर्वरक क्या होता है, इसमें एक या दो ही यानी बहुत कम न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, लेकिन क्या है, उस न्यूट्रिएंट की मात्रा अधिक होती है। यानी हम इसकी कम मात्रा में ही हम ढेर सारे इसके, जैसे मान लो अगर कोई फर्टिलाइजर है उसकी हम कम मात्रा उपयोग करते हैं, लेकिन हम जिस एलिमेंट के लिए कर रहे हैं उसमें बहुत सारे उसकी मात्रा मिल जाती है। जैसे मान लो जो हम लोग पढ़े थे कम प्राकृतिक खाद में, जो गोबर की खाद होती है उसमें क्या होता है, उसमें FIM कितना पाया जाता है, उसमें FIM पाया जाता है 0.5% नाइट्रोजन, 0.25% फास्फोरस और 0.5% पोटास, इतना ही पाया जाता है। लेकिन हम जब उर्वरक की बात पढ़ेंगे, उर्वरक में जैसे क्या होता है, उर्वरक में मान लो नाइट्रोजन होता है, यूरिया को अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसमें 46% नाइट्रोजन मिल जाएगी हम, यानी हमें 100 kg यूरिया में 46 kg नाइट्रोजन मिल जाएगा। और प्राकृतिक खाद में क्या था, 100 kg अगर हम गोबर खाद यूज करेंगे तो हमें केवल 0.5% यानी कि क्या है, आधा किलो नाइट्रोजन मिल पाएगा। ठीक है, तो हम बनावटी खाद या आर्टिफिशियल मैन्योर में पढ़ेंगे। पहला क्या, नाइट्रोजिनस मैन्योर, यानी कि ऐसी, इसको बोलते हैं हिंदी में नत्रजनीय खाद। नत्रजनीय खाद में क्या है, वो ऐसी खादें जो हमें अधिक मात्रा में नाइट्रोजन प्रदान करती है, उन्हें बोलते हैं नाइट्रोजिनस मैन्योर या फिर नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। इसमें क्या आता है, इसमें आता है सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और यूरिया। सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और यूरिया, इसमें क्या होता है, इसमें अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है। जैसे यूरिया में क्या है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, 46%। ठीक है, अगला क्या है, अगला है फास्फेटिक उर्वरक। फास्फेटिक का मतलब क्या है, ऐसे उर्वरक जिसमें फास्फोरस पाया जाता है, इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, ये ऐसे उर्वरक होते हैं जिसमें क्या है, जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे क्या है, जो सुपर फास्फेट है, सुपर फास्फेट में क्या होता है, फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्या है, अगला है पोटैशिक मैन्योर या फिर पोटैशिक फर्टिलाइजर। ऐसा फर्टिलाइजर, ऐसा उर्वरक, ऐसी बनावटी खाद, ऐसी आर्टिफिशियल मैन्योर जिसमें क्या है, इसमें पोटास अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें आता है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, इसमें अधिक मात्रा में पोटास पाया जाता है। ठीक है, अगला है कैल्केरियस मैन्योर यानी चूने युक्त खादें। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें से चाक हो गया, चूना हो गया, ठीक है, ये सब प्रयोग करते हैं जब, तो उसे हम कहते हैं कैल्केरियस मैन्योर। ठीक है, अगला है कुछ मिसलेनियस हैं जो अन्य खादें होती हैं। इससे क्या होता है, इन्हें जब कोई विशेष कमी होती है तभी हम प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो आयरन की कमी हो गई है तो हम आयरन सल्फेट डालते हैं। ठीक है, एक होता है ईंट का चूरा, उसको भी हम डालते हैं, लेकिन जब कोई कमी होती है किसी तत्व की विशेष रूप से, तभी हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है,
आज इतना समझ में आ गया होगा। खाद कैसे कहते हैं, खाद देना कैसे देते हैं खाद को। खाद में जो मुख्य तत्व है, खाद में जो ट्रेस यानी गौण तत्व है, फिर क्या है इसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक खाद किसे कहते हैं, फिर उसके बाद क्या है बनावटी खाद किसे कहते हैं। इसमें क्या है नाइट्रोजनस मैन्योर, फास्फेटिक, पोटेसिक, कैल्केरियस एंड जो अदर है मिसलेनियस, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। ठीक है, अब हम अध्ययन करेंगे जो खाद जो दिया जाता है, खाद देने के नियम क्या हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग मुख्य रूप से खादें क्या है। खादें फूल आने के पहले दी जाती हैं। ठीक है, जिससे क्या है फूल अच्छे प्रकार से आता है उसमें, और उसमें फल भी अच्छा बनता है। कभी कभी खादें फल आने के पहले दी जाती हैं। ठीक है, मुख्यतः फूल आने के पहले खादें दी जाती हैं। लेकिन क्या है, मान लीजिए अगर आपने अंतर सस्सन किया हुआ है यानी इंटरक्रॉपिंग की हुई है, मान लो आपने कोई ट्री लगाया हुआ है, मैंगो का ट्री लगाया हुआ है, तो नीचे अगर आपने अंतर सस्सन में कोई क्रॉप लगाई हुई है तो मैंगो का फूल नहीं आ रहा है, फिर भी हम इस अंतर सस्सन वाली क्रॉप के लिए हम उसमें खाद या उर्वरक देते हैं, जिससे क्या है उसका वृद्धि विकास होता रहता है। ठीक है, इसलिए हम इसमें खाद देते हैं। ठीक है, और क्या है खादों को हम जब देते हैं तो जो फल वाले वृक्ष होते हैं वो बहुवर्षीय होते हैं, इसीलिए क्या है उन्हें एक वर्षीय पौधों की अपेक्षा अधिक मात्रा में खाद देने की आवश्यकता होती है, जिससे क्या है वो अपना वृद्धि विकास करते रहें। क्योंकि फल वाले वृक्ष बड़े आकार के होते हैं, उन्हें वृद्धि विकास के लिए अधिक खाद चाहिए, तो क्या है हम उसको अधिक मात्रा में खाद देना पड़ता है। ठीक है, और क्या है खाद देने के जो नियम है। ठीक है, खाद हम देते हैं जैसे फल वाले वृक्ष हैं, तो अगर छोटे वृक्ष हैं तो हम उनकी जड़ के आसपास ही खाद देंगे। लेकिन अगर पुराने उद्यान हो गए हैं, जो पुराना बगीचा है कई वर्षों का हो गया है, तो जहाँ तक उसका जड़ क्षेत्र फैला हुआ है हम वहाँ तक खाद देते हैं। ठीक है, हम वहाँ तक खाद को उसको मिट्टी में देते हैं जड़ वाले क्षेत्र में। ठीक है, अगला है खाद देने का समय। खाद क्या है, खाद देने का जो समय है मुख्य रूप से क्या होता है फूल आने के समय देते हैं, और क्या है वर्षा ऋतु में। देखो खाद क्या होती है, कुछ खादें होती हैं जो जमीन में देते हैं, और कुछ खादें होती हैं जिसका हम फोलियर स्प्रे करते हैं। लेकिन क्या है अगर वर्षा आने वाली है तो या तो हम वर्षा के पहले खादों को देंगे या वर्षा के बाद देंगे। क्योंकि अगर वर्षा के टाइम खाद देंगे तो खादें क्या है ज़मीन में क्या है, ज़मीन में जब जाएंगी खादें ज़मीन में पानी भी आएगा, पानी के साथ क्या है जो एलिमेंट है हमारे खाद के वो बह के चले जाएंगे नीचे, जिसे हम बोलते हैं लीचिंग। जब जल के साथ हमारे पोषक तत्वों का नीचे जाना लीचिंग कहलाता है। तो जब लीच कर जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा खाद देने का, इसलिए हम क्या करते हैं वर्षा के पहले देते हैं या फिर वर्षा के बाद खाद देते हैं। और तरीके की बात क्या है, तरीके की बात क्या है, जैसे एक वर्षीय पौधा है उसमें खाद कम लगती है, अगर बहुवर्षीय जैसे आम है या फिर कोई पौधा मान लो उसमें खाद अधिक मात्रा में लगती है। उसके लिए क्या है उसकी जड़ें फैली हुई होती हैं, तो हम उसको जहाँ तक जड़ फैली हुई है वहाँ तक हम मैन्योर को फर्टिलाइजर को फैलाएंगे। पहले फैलाने के बाद क्या है हम उसको मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे हल्की सिंचाई कर देंगे, इससे क्या है वो पौधों को अच्छे से मिल पाता है। और ध्यान रहे कि जो खाद है उसको हम पौधों को तनों पर नहीं देंगे। ठीक है, इसको जड़ क्षेत्र जहाँ तक फैली है वहाँ तक देंगे, फिर इसको हम मिट्टी में मिला देंगे, फिर हम हल्की सी सिंचाई कर देंगे, जिससे क्या है नम हो जाएगी ज़मीन और प्लांट उससे एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मान लीजिए हमें अगर गोबर की खाद देनी है तो क्या करेंगे हम गोबर की खाद को देकर हम फल उद्यान में हम उसकी गुड़ाई कर देंगे, हल चला देंगे वहाँ, जिससे क्या है वो पूरे ज़मीन में मिल जाती है अच्छे से। ठीक है, तरीका हो गया। अब खादों का जो सम्मिश्रण होता है, जैसे हम कई बार देखते हैं हम कि हाँ समय तरीका हो गया। एक चीज़ और, खाद देने के नियम में क्या है, खाद देने के नियम में एक चीज़ और छूट गई है। जैसे जब खाद देंगे तो खाद जो होती है पूर्ण रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए। अगर गोबर की खाद है तो एकदम सड़ी होनी चाहिए, और अगर कच्ची खाद देंगे तो पौधों की जड़ों में दीमक लग जाएगा, जिससे क्या है कि वो पेड़ खराब हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं पूर्ण रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद देते हैं। ठीक है, और खाद ऐसी हो जो प्लांट एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि प्लांट उस खाद को एब्जॉर्ब करता नहीं है और उसको हम दे दिए, उससे क्या वेस्ट हो जाएगी। और खाद क्या है, खाद जो होती है एक होती है घुलनशील खाद। घुलनशील अगर हम देना है तो हम वर्षा ऋतु में नहीं देंगे उसको। ठीक है, उसको हम वर्षा के पहले या वर्षा के बाद देते हैं। ठीक है, और इसमें अगला क्या है, अगला ये है कि
कुछ खादें ऐसी होती हैं जिन्हें हम मिला के नहीं देते। अगर हम मिला के देंगे, अभी हम इसको पढ़ेंगे सम्मिश्रण में, अगर मिला के देंगे तो पौधों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है उसका। इससे क्या हो गया, इससे बेसिक स्लैग हो गया। बेसिक स्लैग को हम नत्रजनीय खादों के साथ या फिर हम उसको अमोनियम सल्फेट के साथ नहीं देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और हम खाद देने के बाद क्या करेंगे, हल्की सिंचाई कर देंगे, जिससे क्या है नम होकर वो ज़मीन में अच्छी तरह मिल जाती है। ठीक है, और अगर मान लो कोई प्लांट कम खाद चाहता है तो हम उसे कम खाद ही देंगे। अधिक मात्रा में देंगे तो खाद तो वेस्ट होगा ही, साथ में पौधे के सूखने का डर भी बना रहता है। ठीक है, और अगर मान लो किसी तत्व की कमी फल लगा है तब हो गई, या फिर फूल आ रहा है या फिर फूल आने के बाद हो गई, या फिर अचानक कमी हो गई उस तत्व की, तो हम उसको जड़ में देने की बजाय उसका हम कर देंगे पड़ी छिड़काव या फिर फोलियर स्प्रे। जिससे क्या होगा, और जल्दी से प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसकी कमी पौधों में दूर हो जाएगी। इससे क्या है कि वो उसी कमी को हम जल्दी से दूर कर सकते हैं। ठीक है, और अगला क्या है, अगला अगर हम खाद देने के नियम में देखें, अगला क्या है, फल वृक्षों को जो तने होते हैं, तनों के पास खाद नहीं देनी चाहिए, तने के पास, नहीं तो क्या है तना खराब हो जाएगा। और अगला क्या है, मान लो हमें अगर कोई हरी खाद देनी है तो हरी खाद तभी देनी चाहिए जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो, क्योंकि हरी खाद देने के बाद क्या होता है, उसको सड़ाना पड़ता है। तो हरी खाद देने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सड़ाने के लिए वहाँ अगर पानी उपलब्ध है तभी हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं। नहीं तो मान लो अगर हम हरी खाद का प्रयोग कर दिए हैं, उसके बाद वहाँ पानी उपलब्ध है ही नहीं, अचानक वहाँ सूखा पड़ गया है, तो हम क्या करेंगे, तो दे नहीं पाएंगे पानी, से क्या है वो खाद बेकार हो जाएगी। और क्या है, जो फल वाले वृक्ष होते हैं, फल वाले वृक्षों में क्या है, एक होती है कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद यानी प्राकृतिक खाद, और एक होती है उर्वरक। दोनों को देना चाहिए फल वाले वृक्षों में। ठीक है, ये गया खाद देने के नियम में। खाद देने का समय तरीका पढ़ ही लिया गया है। अब खादों का सम्मिश्रण से क्या होता है, कुछ खादें ऐसी होती हैं जिनको आपस में अगर मिला के हम दे देंगे तो उनका गलत रिएक्शन पड़ता है पौधों पर। इससे क्या होता है, उसका विपरीत प्रभाव पड़ जाएगा। कुछ खादें ऐसी होती हैं जिनको हम मिला के कुछ समय रखना पड़ता है तब हम उन्हें देते हैं। कुछ खादें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी मिला कर दे सकते हैं। तो इसके बारे में देखो, ये यहाँ एक बना हुआ है फिगर, देखो इसमें क्या है, ये सुपर फास्फेट है, बेसिक स्लैग, कंपोस्ट, कैनिट है, नाइट्रेट ऑफ सोडा नत्रजनीय खाद है, पोटेशियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट और लाइम यानी चूना है। देखो जो ये ब्लैक धारी है, ये ब्लैक वाली धारी जहाँ जहाँ बनी हुई है, देखो लाइम को कभी भी, चूने को कभी भी कंपोस्ट के साथ नहीं देना चाहिए, और अमोनियम सल्फेट को कभी भी बेसिक स्लैग यानी कि देखो ये, ठीक है, देखो ये बन गया है, अमोनियम सल्फेट को कभी भी बेसिक स्लैग के साथ नहीं देना चाहिए। अगला क्या है, अगला देखो इसमें नत्रजनीय खाद को कभी भी चूने के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। नत्रजनीय खाद को कभी भी बेसिक स्लैग और चूने के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो धारी ये वाली है, देखो ये लाइम को कभी भी कंपोस्ट के साथ नहीं देना है, अमोनियम सल्फेट को कभी भी नहीं देना है बेसिक स्लैग के साथ, ठीक है, नाइट्रेट को कभी भी नहीं देना है लाइम के साथ, ठीक है, और नाइट्रेट को कभी भी नहीं देना है बेसिक स्लैग के साथ, ठीक है। ऐसा इन्हें अगर देंगे तो इनका विपरीत प्रभाव पड़ जाएगा, ठीक है। और कुछ खादें ऐसी होती है जिन्हें हम मिला कर रख देते हैं, कुछ समय बाद हम उन्हें दे सकते हैं, जिसमें डबल लाइन है। देखो जैसे मान लो सुपर फास्फेट को अमोनियम सल्फेट के साथ दे सकते हैं, परंतु कुछ समय पहले ही इन्हें मिला के रखना होगा, ठीक है। सुपर फास्फेट को हम नत्रजनीय खाद के साथ दे सकते हैं, परंतु कुछ समय पहले ही मिला के नहीं रखना होगा, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट को हम बेसिक स्लैग के साथ, देखो ये गया है, पोटेशियम सल्फेट को हम बेसिक स्लैग के साथ मिला के दे सकते हैं, लेकिन कुछ समय पहले ही मिला के रखना होगा। और जो तीसरा टाइप है, इसमें कुछ खादें ऐसी हैं जिन्हें कभी भी किसी भी अवस्था में मिला के दे सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, अमोनियम सल्फेट को नाइट्रोजन के साथ मिला के कभी भी देना, कंपोस्ट को पोटास के साथ मिला के कभी दे सकते हो, ठीक है, चूने को बेसिक स्लैग के साथ दे सकते हो, ठीक है, कंपोस्ट को पोटेशियम सल्फेट के साथ, देखो जो पतली वाली लाइन है, पोटेशियम सल्फेट के साथ कंपोस्ट को दे सकते हो, कंपोस्ट के साथ नाइट्रोजन को दे सकते हो, ठीक है, और अमोनियम सल्फेट के साथ नाइट्रोजन को दे सकते हो, लाइम के साथ बेसिक स्लैग को दे सकते हो, अमोनियम सल्फेट के साथ
सुपर फास्फेट को दे सकते हो। ठीक है, इसको एक बार देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा खाद क्या होती है, खाद देना क्या होता है, खाद कितनी आवश्यक होती है, खाद में जो मुख्य तत्व पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, और जो गौण तत्व होते हैं जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, एल्युमिनियम, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, सोडियम, वैनेडियम, सिलिकॉन, ये होते हैं। फिर इसका हम पढ़ लीजिए क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या था? प्राकृतिक खाद जिसमें सभी तत्व मौजूद होते हैं, जैसे क्या है कंपोस्ट की खाद, गोबर की खाद। अगला है बनावटी खाद, जिसमें क्या होता है अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं एलिमेंट। इसमें क्या है? पहला है नाइट्रोजनस, इसमें क्या होता है अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है। इसमें क्या है? सोडियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, यूरिया हो गया। अगला क्या है? फास्फेटिक मैन्योर, इसमें क्या है अधिक मात्रा में फास्फोरस पाई जाती है, इससे क्या है सुपर फास्फेट हो गया। अगला क्या है? पोटेशिक मैन्योर, पोटेशियम में क्या है? इसमें अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, ऐसे क्या है पोटेशियम सल्फेट। अगला क्या था? कैलकेरियस, चूने, इसमें क्या है चूना और चाक हो गया। ठीक है, अगला क्या है? मिसलेनियस में क्या है जो कुछ अदर है, जैसे क्या है इनकी कमी होने पर ही इनका प्रयोग करते हैं, जैसे क्या है आयरन सल्फेट है और ईंट का चूरा हो गया। ठीक है, अगला है खाद देने का नियम। खाद देने के नियम में क्या है? खाद ऐसे समय पर देते हैं जो खाद एकदम सड़ी मात्रा में होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए। खाद उतना ही दे जितना उसकी आवश्यकता है। खाद को वर्षा, जो घुलनशील खाद है उसको हम वर्षा में नहीं देते हैं। और कुछ खादें ऐसी होती हैं जिन्हें हम मिला के कभी नहीं देते हैं। कुछ खादें होती हैं जिन्हें हम मिला के कुछ समय रखने के बाद देते हैं। कुछ खाद होती है जिन्हें हम कभी भी दे सकते हैं मिला के। और खाद देने के बाद हल्की सी सिंचाई करनी पड़ती है। और जो फल वाले वृक्ष होते हैं उन्हें हम कंपोस्ट खाद या फिर प्राकृतिक खाद के साथ उर्वरक का भी प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, और अगर मान लो किसी कमी हो गई अचानक में, हम उसका कर देंगे पहाड़ी छिड़काव, जिसको कहते हैं फोलियर स्प्रे। ठीक है, और खादों को जो है तनों की हम एकदम पास नहीं देते हैं, और खादों का हम उनका जो एरिया होता है जहाँ तक जड़ होती है वहाँ तक देते हैं। जो पौधे छोटे हैं उन्हें कम खाद देते हैं, जो बड़े हैं उन्हें अधिक खाद देते हैं। ठीक है, अगला खाद देने का समय क्या है? फूल आने के पहले खाद देते हैं। और अगर मान लो इंटरक्रॉपिंग किए हैं तो उस फसल के लिए अलग से खाद देते हैं। और जो फल वाले पौधे होते हैं वो तो अधिक ऊंचाई के होते हैं, अधिक वर्षीय होते हैं, इससे क्या उन्हें अधिक मात्रा में खाद देनी पड़ती है। उस पौधों की एज के हिसाब से उन्हें खाद देना पड़ता है। ठीक है, तरीका देखेंगे। और समय में क्या है? समय में क्या है कि अगर हम वर्षा ऋतु में देंगे घुलनशील खाद तो क्या है खाद बह जाएगी नीचे ज़मीन में, हो जाएगी लीचिंग। इसलिए हम क्या करते हैं घुलनशील खाद को या फिर नॉर्मल खाद को वर्षा ऋतु के पहले या वर्षा ऋतु के बाद देते हैं। तरीके में क्या है? जहाँ तक उसका जड़ क्षेत्र फैला हुआ है वहाँ तक हम बना देंगे, उसको खाद दे के हल्की सी सिंचाई कर देंगे। या फिर अगर मान लो हम उसको कंपोस्ट दिए हैं तो हल्की सी गुड़ाई कर देंगे उसकी। ठीक है, अगला है सम्मिश्रण। ये कुछ खाद होती हैं जिन्हें अगर हम मिला के देंगे तो उनमें क्या होता है उनमें रिएक्शन हो जाएगा, जिससे क्या है उसका कोई प्रभाव नहीं, मतलब कि उसका हानिकारक प्रभाव पड़ जाएगा। कुछ खाद होती हैं जैसे उनको हम कुछ समय पहले मिलाते हैं, कुछ खाद होती है जिन्हें हम कभी मिला सकते हैं। इसमें क्या है? इसमें बेसिक सलाइक के साथ कभी भी अमोनियम सल्फेट नहीं मिलाते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ कभी भी हम बेसिक सलाइक नहीं मिलाते या फिर लाइम नहीं मिलाते हैं। और सुपर फास्फेट के साथ पोटेशियम सल्फेट को मिला के कुछ समय बाद देते हैं, या फिर नाइट्रोजन के साथ सुपर फास्फेट मिला के कुछ समय बाद देते हैं। ठीक है, कंपोस्ट के साथ कभी भी नाइट्रोजन मिला सकते हैं। ठीक है, और क्या है चूने के साथ कभी भी बेसिक सलाइक मिला सकते हैं। ठीक है, कभी भी कंपोस्ट के साथ पोटेशियम सल्फेट मिला सकते हैं, कभी भी कंपोस्ट के साथ नाइट्रोजन मिला सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, वीडियो को दोबारा देखिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए और जानकारी को नोट कर लीजिए। आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।